class. Hopefully you will be fit. सब्जेक्ट जैसे पता है बायोलॉजी, तो चैप्टर नंबर 17 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। 10th क्लास में आज जो चैप्टर नंबर है आज का हमारा वो है 17, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। न्यू चैप्टर है। तो जी क्लास, सबसे पहले हम ज़रा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने चैप्टर का। इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली दैट इज application of microorganism like especially microorganism like bacteria or yeast in processing for useful product for human being। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए जो आप यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं ह्यूमन बीइंग की सर्विस के लिए, ह्यूमन बीइंग की बेहतरी के लिए, तो उस प्रोसेस को या बायो की उस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन, और सेकंड नंबर पे है इंटरफेरोन। इंसुलिन जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इंटरफेरोन जो है ये हेपेटाइटिस के लिए ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट किसे कहते हैं? जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हाई हो जाता है, और हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो इंटरफेरोन एक वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और इंसुलिन जो है वो आपके पास एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जी क्लास, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्निंग अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म for the process of manufacturing of useful product for human being like insulin and interferon. Insulin support the diabetic, but interferon help out hepatitis patient. So let's come about its modern introduction. Whenever you talk about the modern introduction, the term that come into your mind, that is genetic engineering. And what is genetic engineering? That is artificial synthesis of DNA. If you are going to synthesize DNA artificially, or we are going to modify your DNA, or you remove DNA, sorry यार RNA mention हो गया, or add your DNA, or repair genetic material mean DNA। अगर आप डीएनए को आर्टिफिशियली लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूटिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप अपने किसी भी डिफेक्टेड डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका डिफेक्टेड जो डीएनए उसको रिप्लेस कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, या एडिशन कर रहे हो कहीं पे भी जेनेटिक थेरेपी के लिए, आप न्यू जीन इंसर्ट कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म में, या पहले से मौजूद जो जेनेटिक आपका मटेरियल है उसमें फर्दर आप चेंजेस ला रहे हो, उसमें अपना जितना भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिपेयर कर रहे हैं, तो इन तमाम को एज अ होल आप कहते हैं यू आर डिस्कसिंग अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो हार्ट है, हार्ट के तौर पे जो काम कर रहे हैं वो है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले वर्क ऑन डीएनए वाज इनिशिएटेड 1944। डीएनए पे वर्क की जो इनिशिएशन हुई या स्टार्ट जो हुआ वो कब स्टार्ट लिया गया? 1944 में, जब हमें ये पता चल गया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। व्हेन वी वर एबल टू अंडरस्टैंड DNA consists of such a kind of material
which is known as hereditary material, and that is transmitted to next generation, and that decided by DNA. And DNA control all that by gene, which are the smallest unit of DNA. Then cut and paste. Cut and paste method or technique was introduced in 1970. 1970 में हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, दे वर एबल टू कट एंड पेस्ट डीएनए। मीन अगर आपका कहीं भी डिफेक्टिव डीएनए तो उसे रिमूव करने के काबिल हो गए, और जहाँ पे आपका न्यू जीन इंसर्ट करना है वहाँ पे पेस्ट किया गया जेनेटिक मटेरियल को। तो ये एक सबसे पहला कट और पेस्ट का काम का जो आगाज़ हुआ वो हुआ 1970 के अंदर। उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है, हमने बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन का एक पीस जो है या एक सिंगल कॉपी हमने उसमें मतलब इंसर्ट करके प्रिपेयर की फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1978। तो जब इंसुलिन की डिस्कवरी नहीं थी हमारे पास, बायोजेनेटिक का कंसेप्ट, तो उस टाइम ये था कि हम एनिमल का जो है यूराइन वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे इंसुलिन टू कंट्रोल द डायबिटिक रेट इन डायबिटिक पेशेंट। बट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बायोटेक्नोलॉजी ने। उसके बाद हमारे पास एक और अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे सबसे फर्स्ट टाइम जो हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज किया वो 1977 में किया बैक्टीरिया के ज़रिए, इकोलाई बैक्टीरिया के ज़रिए। ये दोनों प्रोडक्ट हमने बैक्टीरिया की स्पीशीज़ को ही यूज़ करके सिंथेसाइज की लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद इंटरफेरोन है, हमारे पास एक वैक्सीन है इंटरफेरोन, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया। 1920 के अंदर इसे सबसे पहले इस एंटीवायरल ड्रग को हासिल किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जो आपका टोटल कंटेंट है जेनेटिक मटेरियल का, उसकी जो लॉन्चिंग हुई उस प्रोजेक्ट की वो भी 1990 के अंदर, और उसकी पब्लिकेशन मतलब आर्टिकल का हिस्सा वो कब बना, 2002 में। इसके बाद हमारे पास डॉली एक मतलब एक आर्टिफिशियल जो सिंथेसाइज शीप थी, एक अडल्ट शीप के मतलब स्टेम सेल से। आयान वॉल्मेट एक स्कॉटलैंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1970 के अंदर सिंगल सेल कल्चरिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए, टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें एक ऑर्गेनिज्म दिया जो कि पैदा किया गया था अडल्ट शीप के स्टेम सेल से। तो उसका नाम उसने अपनी मर्ज़ी से डॉली रखा था, वो जो कि एक शीप थी और सेम जेनेटिक सेटअप रखती थी जिससे उसका स्टेम सेल लिया गया था और उसे पैदा किया गया था टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। कौन सी टेक्निक? टिश्यू कल्चर। इस चैप्टर में तो हमने नहीं, लेकिन लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। टिश्यू कल्चर में हम ये होता है कि किसी भी बॉडी का एक सिंगल सेल ले लेते हैं और उससे पहले न्यूट्रिशनल मीडियम देते हैं, फिर हार्मोनल मीडियम देते हैं, तो एक न्यू अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काम हमने सबसे पहले 1997 में किया था। स्कॉटलैंड के एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे आयान वॉल्मेट, ये उनकी अचीवमेंट थे। तो जी क्लास ये तो हमारा मॉडर्न इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने डिफरेंट रिसेंट टास्क देखे डेट के साथ। थोड़ा सा अगर हम बैक चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो तब भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता था। अगर आप 4000 BC मतलब बिफोर क्रस्ट एयर अगर आप एंटर होते हैं, ये बिफोर क्रस्ट एयर को समझा जाता है काफ़ी डार्क टाइम है, इतना ज़्यादा लेटेस्ट साइंटिफिक वर्क नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोगों को पता था कि चीज़, बटर, वाइन, बेयर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत पहले ही इंसान की हिस्ट्री में आ चुकी है, बट ये और बात है कि हेजिटेट करता है इंसान ये कहते हुए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद फर्मेंटेशन। 9th में भी आपने पढ़ा था क्लास, ज़रा डिटेल्स में हम 10th में पढ़ लेते हैं। हमारे पास टर्म है फर्मेंटेशन क्या है जी? दैट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। आपके पास जो ग्लूकोज है उसकी जो ब्रेक डाउन है ये इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही होती। ऑक्सीडेशन का हमें पता ही है, ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, और रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ H2 को। और ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ग्लूकोज की, विच हैज़ बीन इन द नॉलेज ऑफ मैन सीन सेंचुरीज, जिसका नॉलेज जो है, जिसका इल्म जो है इंसानों को सदियों से पहले से वो जानते थे कि ये फर्मेंटेशन क्या है, बट इट वाज बिलीव दैट इट इज़ जस्ट वेरी प्योरली ए केमिकल प्रोसेस। बट वो जस्ट यही समझते थे ये कोई केमिकल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल रिएक्शंस हैं। बट एट द प्रेजेंट मॉडर्न, आपके पास मॉडर्न टाइम के मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसे प्रॉपरली डिस्कवर किया। लुइस पास्चर बहुत बड़ा नाम है पास्चराइजेशन हिस्ट्री में और बायोटेक्नोलॉजी में। इन्होंने 1857 में अपनी जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्हें गाइड किया कि जितनी भी फर्मेंटेशंस हो रही हैं अब तक, वो तमाम की तमाम रिजल्ट हैं किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी का। माइक्रोबियल एक्टिविटी किसे कहा जाता है, द एक्टिविटी दैट अकर इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी वो एक्टिविटीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में प्रोसीड हो, उसे केमिकल रिएक्शन ही नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी कहा जाता है। तो लुइस पास्चर का कहना था कि ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है एक्चुअली ये सारा अंडर है कंट्रोल किस चीज़ के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो रिसेंटली हमें पता चला कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया हो गया इसका। तो जी क्लास हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है आप उसे बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ पे एनर्जी भी यील्ड करती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। और हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, बट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इस पायरुविक एसिड से हम फर्दर जो है 2 कार्बन कंपाउंड भी लेते हैं जिसमें एथेनॉल है, 3 कार्बन कंपाउंड भी लेते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक गैस भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ जाते हैं while the process of fermentation, that is incomplete oxidation and reduction of glucose, that in past was just a chemical process, but now it is pure microbial activity. Fermentation has been classified into 2 major types, alcoholic and lactic acid. So we will discuss about the 2 types of alcoholic and lactic acid fermentation. जी, क्लासिफाई किए हमने फर्मेंटेशन को। क्लासिफिकेशन में फर्मेंटेशन की अगर देखा जाता है तो हमारे पास कितनी टाइप्स आ रही हैं, 2 मेजर टाइप्स आ रही हैं। फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल की फॉर्मेशन की वजह से इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। और सेकंड जो है हमारे पास वो है जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो फर्स्टली डिफाइन कर लेते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स फर्मेंटाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग एथेनॉल और अल्कोहल। जहाँ पे आपके पास एक पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथेनॉल भी प्रोवाइड करे। अल्कोहल की जो फॉर्म हमें ये देता है C2H5OH, मतलब एथेनॉल। तो उस प्रोसेस को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। मीन पायरुविक एसिड का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसे यील्ड किया जाता है 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर जिसे हम एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, जिसकी फर्दर फर्मेंटेशन हो जाती है एथेनॉल के अंदर और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। तो how you can define this? That is a biological fermentation in which one molecules of pyruvic acid is fermentized into lactic acid.
आपके पास यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का, वो फर्मेंटाइज होता है टू यील्ड लैक्टिक एसिड्स। तो ये पायरुविक एसिड था और इसकी फर्मेंटेशन से हमारे पास आ गया लैक्टिक एसिड्स। तो जी क्लास, डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन के बाद अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने डिफाइन किया इसे। आपने दोनों को डिफाइन कर लेना है, आपका फर्स्ट कंपेयर हो जाएगा। सेकंड में आपने दोनों की इक्वेशन दे देनी है और थर्ड पे आपने बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो कि हेल्प करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हमने कहा कि दैट इज़ अ प्योरली माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में डिफरेंट होता है, वो भी हम मेंशन करेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है वो हमारे पास है यीस्ट की डिफरेंट टाइप्स। यीस्ट जैसे कि आप जानते ही हैं, यीस्ट फंगस की एक फेमस टाइप है। तो जिसमें साइंटिफिकली नाम बता रहा है, जेनरिक नेम यीस्ट का दे रहा है सैक्रोमाइसीस और स्पीशी नेम बता रहा है सेरिविसाई। तो सैक्रोमाइसीस सेरिविसाई जो है ये आपकी गुड आपके पास फॉर्म में या टाइप है यीस्ट की जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करती है और हमें जो यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट में, ब्रेड आ जाता है हमारे पास, बियर आ जाता है, वाइन आ जाता है, डिस्टिल स्पिरिट्स आ जाते हैं और राइस ऑफ ब्रेड आ जाता है। लाइक आटा गूंथते हैं तो आप उस पर ना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से उसमें थोड़ा सा खमीर जो है आटे में जो उठता है एक्चुअली वो CO2 की वजह से होता है। तो इट मीन कि ये भी हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया की 2 स्पीशीज़ है। जेनरिक जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है और उसकी फर्स्ट जो एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो 90% यही पाई जाती है मिल्क के अंदर भी, लैक्टोबैसिलस, और सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये 2 कॉमन हमारे पास स्पीशीज़ हैं जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करती हैं और सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर है। डेयरी प्रोडक्ट की जो है यूजिंग में, लाइक जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क में आप दूध को खट्टा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या चीज़ वगैरह या बटर या मायोनीस, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो जी क्लास, ये था आज का टॉपिक। हमने बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ लिया जिसमें हमने डिफाइन किया कि दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्निंग अबाउट हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और उसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप आर्टिफिशियली DNA को सिंथेसाइज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। तो इन तमाम को एज अ होल आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग का या DNA का जो काम सबसे पहले हमने आगाज़ किया 1947 में, सॉरी 1944 में, और DNA को कट और पेस्ट करने का जो वर्क हमने सबसे पहले इनिशिएट किया वो 1970 में किया। इसी तरीके से ह्यूमन इंसुलिन हमने फॉर द फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज की बाय इंसर्टिंग इट्स ह्यूमन जीन पीस इनटू अ बैक्टीरिया इन 1978। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी हमने फर्स्ट टाइम इकोलाई बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस किया था 1977 में। और इंटरफेरोन जो कि एंटीवायरल एक आपके पास वैक्सीन है फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट, वो हमने 1980 के अंदर प्रोड्यूस की थी। तो जी क्लास, इसके बाद हमने फर्मेंटेशन पढ़ा, दैट वाज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड दैट हैव मेजर 2 टाइप्स, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने देखा कि पायरुविक एसिड जो है फर्मेंटाइज हो रहा था एथेनॉल में और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा था। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है वो यीस्ट यूज़ हो रहा है। और आगे जो यूजफुल प्रोडक्ट हमारे पास सारे थे वो बियर और वाइन, डिस्टिल स्पिरिट्स और एथेनॉल, इस तरह की चीज़ें थी। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपका जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था वो डायरेक्टली फर्मेंटाइज हो रहा था लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट के जितने भी आपके पास यूज़फुल प्रोडक्ट हैं लाइक चीज़, बटर, मायोनीज़ वगैरह, ये तमाम जो है आपने लैक्टोबैसिलस की फर्मेंटेशन से सिंथेसाइज की और स्ट्रेप्टोकोकस भी साथ में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो जी क्लास, ये था आज का हमारा कंसर्न। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड वेल। अगर कहीं कोई किसी तरह का प्रॉब्लम या इश्यूज़ हों आपके तो
काइंडली आप मुझसे शेयर कीजिए। आप गूगल क्लासरूम में तो बेटे आप बिल्कुल भी नहीं कोऑपरेट करते, बिल्कुल कोई मैसेज नहीं आया हुआ होता, तो प्लीज़ काइंडली पूछा करें आप लोग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।